गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंजियोस्पर्म टेक्सोनॉमी में जो हम लोग फैमिलीज़ के बारे में लगातार बात कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, और उनमें हमने काफ़ी फैमिलीज़ अभी तक पढ़ ली हैं और अभी हमें बहुत सी फैमिलीज़ और पढ़नी भी हैं। तो हम जान रहे हैं कि कितना बढ़िया डाइवर्सिटी जो है वो कुदरत ने हम लोग को दे रखी है प्लांट्स के रूप में, और उनमें भी कितनी बारीक बारीक चीज़ें हैं जिस पे हम ध्यान जब देते हैं एज अ बॉटनिस्ट और एज अ स्टूडेंट ऑफ बॉटनी, तो हम जानते हैं कि क्या इतनी अच्छी कलाकारी जो है वो कुदरत ने करी हुई है सभी पेड़ पौधों के साथ, कि जितना भी आप पढ़ते जाएं उतना कम ही लगेगा। और कितना भी पढ़ने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो प्लांट्स है उसकी डाइवर्सिटी को पूरी तरह से जान लिया। और जब भी हम कोई फैमिली पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर फैमिली के अंतर्गत भी, जैसे कि हमें कुछ तो पता होते हैं कि इस फैमिली के अंदर ये प्लांट है, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे आमने सामने से होते तो हैं लेकिन हमें मालूम नहीं होता कि इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं लगातार कि कुछ तो हम एक टाइप जीनस पढ़ें और साथ साथ और भी जो प्लांट्स उनके हैं उस फैमिली की में जो कि हमें मिल जाते हैं इधर उधर, उनके बारे में भी हम जानें ताकि जो हमारा ज्ञान है उन पर्टिकुलर प्लांट्स के बारे में और ज़्यादा हो जाए। और यही पर्पस होता है सिलेबस का। एक मार्किंग तो अलग चीज़ है कि आपको नंबर मिल गए और आपने पेपर पास कर लिया, लेकिन जाना क्या ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और जानने के साथ ये भी है कि कितनी तरीके से जाना, कितनी अच्छी तरह से जाना ताकि आप किसी को बता सकें, क्योंकि नॉलेज आपको मिली फिर आपने आगे उसको बढ़ाया नहीं तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। तो हमें कोशिश यही करनी होती है कि भले हम टीचर ना हों लेकिन अगर हमारे पास किसी चीज़ की नॉलेज है तो हम उसके बारे में जो लोग हैं जो हमारे आसपास के हैं और वो जानना चाहते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल बताएं। इससे हमारा रिवीजन होता है और साथ साथ हम भी कुछ सीखते हैं, और जिनको नहीं पता वो भी काफ़ी कुछ सीखते हैं। और बायोडाइवर्सिटी का जो ज़माना चल रहा है कि इसको कंजर्वेशन में जानना चाहिए और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि प्लांट्स को हम बचाएं, तो उसके लिए टेक्सोनॉमी का जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बड़ा एक अच्छा काम है जो इस बीएससी के कोर्स में हम लोग करते हैं, और आप इसमें काफ़ी अच्छा कुछ जानते हैं और इसके साथ साथ उसको करने की कोशिश भी करें, ये हमें पता होना चाहिए। तो आज की फैमिली है मेरिटेसी फैमिली, और जिसका नाम भी जो है वो जेसू ने दिया था, और इसको कॉमनली मेरिटल फैमिली भी बोलते हैं। और डाइवर्सिटी इसकी देखी जाए तो ये काफ़ी डाइवर्स ये भी फैमिली है। 137 जेनरा हैं वर्ल्ड वाइड और 2050 स्पीशीज़ हैं वर्ल्ड वाइड। डिस्ट्रीब्यूशन इसका देखें तो मेनली तो ट्रॉपिक्स में है, सब ट्रॉपिक्स में है, तो इंडिया में भी है क्योंकि इंडिया सब ट्रॉपिकल कंट्री है। और ट्रॉपिक्स में मतलब अमेज़न टाइप के जो फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट, वहाँ पर भी है। लेकिन जो इसका मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फैमिली का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन कभी रहा होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया होगा। तो उसके हिसाब से हम ये जान सकते हैं कि जहाँ भी ज़्यादा डाइवर्सिटी वही उसका सेंटर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और ये सारे एजम्पशन है क्योंकि कोई देख के नहीं आया कि कहाँ पर क्या हुआ था। जो भी हमें पुराने डेटा मिलते हैं उनको एनालाइज करते हैं साइंटिस्ट, और उसके हिसाब से अपने विचार और हाइपोथेसिस को प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ हमें जाननी है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया इसका गढ़ है, एक तरह से कहा जाए मेरिटेसी फैमिली का। टेक्सोनॉमिक प्लेसमेंट की बात करें जो हम लोग हर फैमिली में देखते हैं, तो इसमें बेसिकली जो हमने पढ़े हैं उनको हम ध्यान में रख के करते हैं, बेंथम हुकर और तख्ताजान। तो बेंथम हुकर ने इसमें कोई डिवीज़न नहीं दिया, क्लास उनको डाइकोटिलेडन्स दिया था, सब क्लास पॉलीपेटली दिया था, और सीरीज़ और सुपर ऑर्डर जो उनके हिसाब से था वो कैल्सीफ्लोरी था। ऑर्डर मेरिटेल्स उन्होंने भी दिया हुआ था। तख्ताजान ने काफ़ी अरसे बाद जब ये सारा रिवाइज़ किया था और आप लोग ने क्लासिफिकेशन पढ़ा भी है, तो उन्होंने इसमें मैग्लियोफाइटा इसको डिवीज़न दे दिया, मैग्लियोप्सिडा इसको क्लास दे दिया, सब क्लास रोजेडी दे दी क्योंकि इसमें इन्फीरियर ओवरी होती है इसलिए रोजेडी में चला गया। सीरीज़ इसमें मेरिटेस मेरिटनी दे दी, और ऑर्डर इसमें मेरिटेल जो बेंथम मुकर ने दिया था वही यहाँ पर बना रहा। आगे भी ये डेलग्रीन में भी यही मेरिटेल चलता रहा, थॉर्ने ने भी मेरिटेल्स दिया, और जो APG3 और AP वेब है सिस्टम वो भी इस ऑर्डर को मेरिटेल्स कह रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं कि इसमें कोई ऑर्डर में परिवर्तन नहीं हुआ। तो अच्छा एक ये बात है कि जिसने भी इसको एनालाइज किया उसने जिस जिस तरीके से भी एनालाइज किया उनकी जो फाइनल जो आउटकम था वो एक सा था। सेलिएंट फीचर, तो सेलिएंट फीचर बहुत ज़रूरी है किसी भी फैमिली के कि क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसकी मदद से हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो इसमें जो चीज़ें आती हैं वो श्रबी प्लांट होते हैं, साथ में ट्री भी हो सकते हैं, बड़े बड़े ट्री भी हो सकते हैं जैसे यूकेलिप्टिस बहुत ऊंचा होता है। और इसके अलावा बॉटल ब्रश के भी ट्री हो सकते हैं जो ज़्यादा उतने ऊंचे नहीं होते लेकिन थोड़े घने होते हैं।
बार्क जो है इनकी फ्लैकी होती है। बार्क फ्लैकी का मतलब कि बार्क बड़ी आसानी से अलग हो जाती है। आप कभी भी यूकेलिप्टिस या अमरूद का पेड़ अगर घर में लगा रहता है, बागों में लगा रहता है, वहाँ पे आप देखिए तो जो उसकी बार्क है उसको बस ज़रा सा टच करके भाप अपनी तरफ खींचिए, वो फ़ौरन के फ़ौरन निकल आती है। तो एकदम फ्लेक्स में जो है वो निकल आती हैं बहुत आसानी से, उसमें कोई इतना पर्टिकुलर अटैचमेंट नहीं होता। तो बहुत आसानी से अलग होने वाली जो बार्क है फ्लैक्स में, उनको कहते हैं बार्क फ्लैकी। लीव्स, ग्लैंड और डॉटेड लीव्स में जो है ग्लैंड पाई जाती हैं, और ग्लैंड्स की वजह से इनमें यूकेलिप्टिस ऑयल का आपने नाम सुना होगा। यूकेलिप्टिस ऑयल जो कि विक्स वगैरह, जो विक्स वेपोरब होती है उसमें भी डाला जाता है, और भी तो बहुत से इसमें जो मेडिकेशन किए जाते हैं वहाँ पर इसको दिया जाता है, और ये सर का दर्द और नज़ला खांसी ज़ुकाम में बहुत अच्छा माना जाता है यूकेलिप्टिस ऑयल। और नीलगिरी में क्योंकि इसके बड़े बड़े जंगल हैं यूकेलिप्टिस के, तो वहाँ पर ये यूकेलिप्टिस का जो ऑयल है वो नीलगिरी ऑयल करके ही बिकता है। आप कभी भी घूमने जाएंगे तो आपको वो बोलेंगे, आप कहेंगे नीलगिरी ऑयल दे दो, तो वो यूकेलिप्टिस का ही ऑयल देंगे आपको। और क्योंकि वो उन्होंने अपने प्लांट जो है अपना अपना मान लिया नीलगिरी वालों ने, तो वो यूकेलिप्टिस को नीलगिरी ऑयल के नाम से बेच देते हैं। आगे जो चीज़ है लीफ एंटायर है, तो सभी में पत्तियां आप देखेंगे तो पत्तियां इसमें कंपाउंड टाइप की नहीं है, एंटायर लीफ हैं, पूरी पूरी लीव्स हैं। मार्जिन इस पे इंफ्रा मार्जिनल वेनेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है इसका। अब देखते हैं कि होता क्या है। जिस तरह से ये लीफ हमने एक बना दी एंटायर लीफ, और हम देखते हैं कि यहाँ से एक ये मिड वेन गई, फिर आप देखिए कि ये वेन्स जाती हैं, रेटिकुलेट वेनेशन होगा तो इस तरह से जाएंगी। लेकिन ये वेन्स कभी भी आपको इस पर्टिकुलर फैमिली में मार्जिन तक नहीं पहुंचती, यहाँ तक नहीं पहुंचती कि मार्जिन तक पहुंच जाए, कि ये मार्जिन बना है और ये वेन जाके यहाँ टच कर जाए। ये टच नहीं करती, ये हमेशा कैसी रहती है, ये यहीं तक रहेगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जाल आ जाता है वेन्स का, जो इन सब वेन्स को यहीं पे रोक देता है। तो ये जगह जो है वो बीच की खाली रह जाती है, जो ये जगह है ये खाली रह जाती है, मार्जिन तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए टर्म जो दिया गया इंफ्रा मार्जिनल वेनेशन। वेन्स जो हैं वो मार्जिन तक कभी नहीं पहुंचती, तो इंफ्रा मार्जिनल वेनेशन इसको बोलते हैं। स्टेमेंस न्यूमरस होते हैं, जितने भी आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्लावर, सब में स्टेमेन जो है वो ढेरों हैं, कोई इसकी तादाद नहीं है, और खूब जम के जो है स्टेमेंस निकलते हैं इसमें। ओवरी इंफीरियर होती है, इसीलिए बताया था कि किस में गया था, रोजेड में। रोजेड में इंफीरियर ओवरी होती है। ऑफन यूनाइटेड विद हाइपेंथियम, कभी कभी जो है वो यूनाइटेड हो जाती है, और जब ये इस तरह से ओवरी यूनाइट कर जाती हैं तो उसके लिए टर्म दिया जाता है हाइपेंथियम, जहाँ पर ओवरी जो है वो यूनाइटेड कंडीशन में मिलती हैं। अभी आगे डायग्राम आएगा तो वहाँ पर हम आपको ये बात फिर से बता देंगे। ये एक लाइन ड्राइंग है जिसमें आप देख रहे हैं अलग अलग हिस्से प्लांट के, और यहाँ पे जो प्लांट लिया गया है वो हम कह सकते हैं कि जो जामुन है उसको दिखा रहे हैं, और ये तो इसका फ्रूट हो गया, और ये पत्तियां हो गई। इन पत्तियों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये लाइन सी आ रही है, ये लाइन आ रही है, और ये मार्जिन तक जाने से रोके दे रही है वेन्स को, उसी को हमने पढ़ा था इंफ्रा मार्जिनल वेनेशन। ये टीएस आप देखिए ओवरी की, इस तरह से आपको कार्पल्स वगैरह नज़र आते हैं। ये स्टेमेन है, लोब है, और बीच से ये जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सेंटर में जाके ये जुड़ जाता है। यहाँ पर भी ये टीएससी बनी हुई है। ये पर्टिकुलर ये कैलिस्ट्रीमॉन सिट्रिलिस का प्लांट है, ये जामुन का प्लांट है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि कैलिस्ट्रीमॉन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो जाता है, और यहाँ पर थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो मोर और लेस तो करेक्टर एक से ही रहते हैं, कि अगर आप देखें कि नंबर ऑफ स्टेमन्स दोनों में न्यूमरस हैं, तो ये करेक्टर कॉमन हो गया, फैमिली का करेक्टर हो गया। ओवरी दोनों में इन्फीरियर है, पत्तियाँ दोनों में एंटायर है, सब मार्जिनल वेनेशन है। तो ये जो करेक्टर हैं ये ऐसे हैं कि बिल्कुल एकदम पक्के करेक्टर हैं, ये किसी जो जनरा वगैरह में वेरी नहीं करेंगे। और तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, लेकिन कुछ करेक्टर वेरी नहीं करते। और धीरे धीरे जो है वो जो करेक्टर्स हैं उनमें स्टेबिलिटी अब आने लगेगी, जैसे जैसे हम लोग आगे फैमिलीज़ को पढ़ते चले जाएंगे। मेजर जनरा की बात करें तो एक तो यूजीनिया है, यूजीनिया आप यहाँ देख रहे हैं, ये जिसको हम लोग फलेंदा कहते हैं। यूकेलिप्टिस, ये पेड़ आप देख रहे हैं, लंबे लंबे पेड़, बहुत आपने ये रास्ते भर में पेड़ लगे रहते हैं, कहीं भी हम जाएं ट्रेन से बस से तो वहाँ पर आपको ये पेड़ दिख जाते हैं।
आसपास भी, घर के आसपास भी ये दिख जाते हैं। और इन पेड़ की खासियत ये होती है कि ट्रांसपायरेशन बहुत तेज़ होता है, और किसी भी ज़मीन का पानी सुखाना हो, ग्राउंड वाटर, तो वहाँ पर ये पेड़ लगा दिए जाते हैं। फ़ौरन के फ़ौरन जो वाटर लेवल है उसको बहुत नीचे तक कर देते हैं, और वहाँ पर भी पानी की कमी भी हो जाती है। तो ये एक इन्वायरमेंटल न्यूसेंस भी माना जाता है कई जगह पे, और इनको हटाया भी जा रहा है। मिर्सिया, ये प्लांट आप देखिए मिर्सिया का, इसमें ये बहुत से जो है आपको जो स्टेमन्स है वो नज़र आ रहे हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं फ्लावर की वो छोटी छोटी होती हैं, उतनी बड़ी नहीं होती। साइजियम, ये दिख रहा है आपको, ये जामुनी कलर दिख रहा है, जामुन आपको नज़र आ रहा है, और पत्तियां आपको एंटायर नज़र आ रही हैं, बहुत शाइनी सी लग रही हैं। तो ये सब जो है वो कुछ इसके प्रोमिनेंट जनरा हैं। साइडियम, जो कि अमरूद है, साइडियम गोज़ावा, ये अमरूद होगा, ये दिख ही रहे हैं आपको, पहचान ही लेंगे। उसके अलावा मेलालुका, मेलालुका इस तरह का है। यहाँ पर भी जो है वो फ्लावर बहुत छोटे छोटे, यहीं तक इतने इतने में सारे फ्लावर हो जाते हैं, और उसके बाद जितना एरिया है वो कौन ले लेता है, वो एंड्रोशियम ले लेता है। तो एकदम वही बॉटल ब्रश टाइप का ही होता है। तो इसमें जो एंड्रोशियम है बड़े सिग्निफिकेंट होते हैं, बड़े कलरफुल होते हैं, अलग अलग जनरा में अलग अलग कलर के होते हैं, और बहुत से होते हैं, और जिसकी वजह से जो लुक है वो बड़ा अच्छा सा लगने लगता है। फिर कैलिस्टिमॉन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर तस्वीर देख लीजिए, ये पेड़ है कैलिस्टिमॉन का, और ये उसका एक पर्टिकुलर एक डंडी है जिसके ऊपर पूरा इन्फ्लोरेसेंस आप देख रहे हैं। तो ये स्टेम का वो पार्ट है जिसने इन्फ्लोरेसेंस पूरा कंटेन कर रखा है। ये आप रेड कलर के इसके मेल पार्ट देख रहे हैं, एंडोशियम देख रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको छोटे छोटे जो है वो कैलेक्स, करोला और गाइनोशियम नज़र आते हैं। जब इसको आप यहाँ से तोड़ लेंगे, ऐसे आपको यहाँ पर उतने प्रोमिनेंट नहीं दिखते, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा जो है वो जो है स्टेमन्स होते हैं वो हो जाते हैं, और बाकी चीज़ें फ्लावर की छुप जाती हैं। डिस्क्रिप्शन, एवरग्रीन श्रब्स होते हैं जैसे मिर्टस, ये प्लांट मिर्टस का लगा हुआ है यहाँ पर, ये हमेशा हरा भरा रहता है, ये डेसिडुअस टाइप का नहीं होता। लार्ज ट्री होते हैं जैसे यूकेलिप्टस, पीछे आपने ट्री देखा था। ऑफन विथ फ्लैकी बार्क, बता चुका हूँ कि बहुत आसानी से अलग हो जाए तो उसको कहते हैं फ्लैकी बार्क, फ्लैक्स में जो है वो अलग हो जाए, बिल्कुल परतों परतों में निकल आए। और टर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो टर्पीन्स बहुत से इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से इसकी मेडिसिनल इंपॉर्टेंस भी कुछ प्लांट्स की बहुत ज़्यादा है। और टर्पेंटाइन ऑयल भी होता है, तारपीन का तेल, वो भी इन्हीं प्लांट्स के जो पत्तियां वगैरह हैं, स्टेम हैं, जो थोड़े से यंग स्टेम होते हैं, उनको उनसे वहाँ पे टर्पीन को निकाल लिया जाता है। लीव्स की बात करें तो अल्टरनेट है, बैरिंगटोनिया, कैलिस्टिमॉन, ये लगा हुआ है, ये प्लांट है बैरिंगटोनिया का प्लांट, और कैलिस्टिमॉन की पत्तियां ये आपको यहाँ दिख रही हैं। अपोजिट होती है यूजीनिया में, यूजीनिया में अपोजिट होती हैं। भाई अल्टरनेट का मतलब तो ये कई बार हम बता चुके हैं, फिर बता देते हैं कि ये पत्ती निकली, उसके बाद ये पत्ती निकली, उसके बाद ये पत्ती निकली, ये तो अल्टरनेट कंडीशन है। अपोजिट में क्या होता है कि बिल्कुल ये पत्ती सामने निकल ली और इसके सामने दूसरी पत्ती निकल आई, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के सामने सामने होते हैं, इनको कह दिया अपोजिट। तो यूजीनिया में अपोजिट होते हैं, बाकी अल्टरनेट हैं बैरिंगटोनिया के लिस्टिमॉन में। वर्ल में भी हो सकती हैं, सिंपल होती हैं, ये कॉमन है। एंटायर होती है, ये भी कॉमन है। ग्लैंड होती है, ये बता ही दिया, ये भी कॉमन फीचर है। यूजुअली क्रोशियस, थोड़ी सी खुरदरी होती है। अमरूद की पत्ती को आप थोड़ा छू के देखिए तो आपको लगेगा कि वो उतनी स्मूथ नहीं है, हालांकि जो जामुन की पत्ती है वो काफ़ी चिकनी होती है, लेकिन अमरूद की पत्ती क्रोशियस होती है, यूजुअली क्रोशियस। तो ज़्यादातर प्लांट में आपको थोड़ी सी खुरदरी सी लगेगी। वेनेशन ऑफन इंफ्रा मार्जिनल, तो ये भी है कि यही अक्सर आपको जितने प्लांट मिलेंगे तो उसमें इंफ्रा मार्जिनल आपको मिल जाएगा। ओपन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि डाइवर्सिटी अभी पूरी तरह से तो स्टडी हुई नहीं है, हो सकता है कहीं ना कहीं जो है वो मार्जिन तक जाता मिल जाए तो फिर कहानी बदल जाएगी। स्टिप्यूल्स एब्सेंट, जो स्टिप्यूल इसमें नहीं होता, एक्स स्टिपुलेट कंडीशन हो गई। इन्फ्लोरेसेंस, तो इन्फ्लोरेसेंस में कई तरह के हैं, जैसे कि साइमोज और अम्बिलेट साइम बनता है यूकेलिप्टिस में, ये आपको दिख रहा है। तो यहाँ से ऐसे निकला और उसके बाद ये छतरे नुमा बन जाते हैं सब, तो ये छाते का जैसे होता है वैसा बन गया, तो अम्बिलेट साइम हो गए।
रेसिमोज हो गया बेरिंगटोनिया में, ये रेसिमोज आपको दिख रहा है बेरिंगटोनिया में, पुराने फ्लावर नीचे, नए फ्लावर ऊपर, ये ओल्ड फ्लावर हो गए और ये न्यू फ्लावर हो गए। फ्लावर समटाइम्स सॉलिटरी, जैसे कि अमरूद में होते हैं, तो ये एक डंडी में एक ही निकलेगा। अगर एक ही डंडी इस तरह से निकली पेडिसल, तो यहाँ पर एक ही निकल रहा है फ्लावर। और स्पाइक्स, जैसे कैलिस्टिमॉन में ये स्पाइक बन जाता है, पूरा एक ऊपर से लेके नीचे तक गुच्छे से आपको दिखाई पड़ते हैं स्पाइक। ये जो अपीरियंस है वो बॉटल ब्रश का करेक्टरिस्टिक अपीरियंस, जैसे बॉटल का ब्रश होता है वैसे ही आपको मिलता है। उसमें ब्रिसल्स लगे होते हैं लंबे लंबे, बीच में एक शैफ्ट होता है, पीछे हैंडल होता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से होता है कि पूरे इन्फ्लोरेसेंस का एक हैंडल टाइप का स्टॉक हो गया और उसके बाद उसमें बहुत से फ्लावर लगे हुए हैं, और सभी में जो उसके स्टेमेंस है वो इतने बड़े बड़े होते हैं और सब एक साथ जाके लगभग एक ही जगह पे ख़त्म हो जाते हैं। तो बॉटल ब्रश जैसा अपीरियंस इसको मिलता है, तो कॉमन नेम भी बॉटल ब्रश इसका हो जाता है। फ्लावर्स में तो ब्रैक्टिएट हैं, यूजीनिया के केस में, यूजीनिया पीछे हम देख चुके हैं और यहाँ पर भी हम देख लें इसको, यूजीनिया का फ्लावर है, इसमें ब्रैक्टिएट कंडीशन मिलती है। ई ब्रैक्टिएट होता है यूकेलिप्टिस में, ई ब्रैक्टिएट होता है। यहाँ पर भी जो ये फ्लावर दिखाया जा रहा है ये भी कैसा है, इसमें ब्रैक्ट नहीं है। बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, एपिगाइनस होते हैं, ये सब करेक्टर, ये दोनों ऐसे करेक्टर हैं जो कॉमन। फिर एपिगाइनस यूजुअल कंडीशन है, लेकिन कभी कभी पेरिगाइनस कंडीशन भी मिलती है। दोनों ही कंडीशन में जो ओवरी है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फीरियर। पेरिगाइनस में कभी कभी हम हाफ इन्फीरियर भी बोलते हैं, लेकिन बाद में जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं वो उसको इन्फीरियर कहना ज़्यादा पसंद करते हैं। कैलेक्स, कैलेक्स में 4 से 5 सेपल्स होते हैं, मोर और लेस कोनेट इनटू ट्यूब, और जुड़ के जो है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहाँ आप ये देख लीजिए, ये कैलेक्स आपको ये दिख रहे हैं और ये नीचे से सब जुड़े हुए हैं और नीचे जाकर एक ट्यूब बना लेते हैं। समटाइम्स यूनाइटेड इनटू कैप, और कभी कभी कैप की तरह बिल्कुल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये है, उसके अलावा ये है, ये सब कैप बना लेते हैं। यूकेलिप्टस में ऐसा ही होता है कि कैप बना लेते हैं, और इसी को हम फिर टर्मिनोलॉजी में कह सकते हैं कैलिप्टा और ओपरकुलम, क्योंकि ये ढक लेते हैं पूरा जो गाइनोशियम वाला पार्ट है उसे। विच ड्रॉप्स ऑफ एज फ्लावर ओपन, और जैसे ही फ्लावर ओपन होता है तो ये यहाँ से गिर भी जाते हैं। तो वहाँ पर आपको जब कभी मेच्योर फ्लावर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कैलेक्स नहीं मिलेंगे। किस केस में? यूकेलिप्टस के केस में। यहाँ तो दिख जाएंगे लेकिन यहाँ पर हट जाते हैं। कोरोला, कोरोला 4 यूजीनिया में, क्योंकि वहाँ पर जो कैलेक्स थे वो भी 4 थे। साइडियम में जो है वो 5 हैं पेटल्स, रेयरली एब्सेंट, कभी कभी जो है वो एब्सेंट भी हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी जो सेपल्स हैं वो भी फ्लावर जब ओपन होता है तो गिर जाते हैं। यूजुअली फुगेशियस, फ्री, रेयरली यूनाइटेड विथ कैलेक्स टू फॉर्म कैप लाइक ओपरकुलम, और ये कंडीशन आ गई यूकेलिप्टिस में, दैट फॉल ऑफ एज द फ्लावर ओपन। तो ये बिल्कुल यूकेलिप्टिस में यही होता है कि सिर्फ आपको जब फ्लावर ओपन होगा तो मेल और फीमेल पार्टी नज़र आ रहे होते हैं, बाकी सब कुछ गिर गया होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सब जो है सारा कुछ गिर गया, और सिर्फ आपको क्या नज़र आएंगे, आपको एंडोशियम नज़र आते हैं। तो अब एंडोशियम बार बार बोल रहे हैं कि एंडोशियम बहुत इसके सिग्निफिकेंट होते हैं, तो क्या होते हैं देखें। एंडोशियम विद मैनी स्टेमन्स, पता ही चल गया कि ये ढेरों पूरी पूरी लाइनें बनी हुई हैं, इसमें कोई गिनती का ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। फिलामेंट्स फ्री और स्लाइटली कोनेट्स, फिलामेंट्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा सा जुड़ भी जाते हैं बेस पर, और ये कैलिस्टिमॉन में ऐसे सिचुएशन हमें मिलती है कि ऊपर तो ऐसे ये खुले हुए हैं, यहाँ तो खुले हुए हैं, लेकिन ये पोर्शन थोड़ा सा ऐसा होगा जहाँ पर ये जुड़े हुए होंगे, तो इसको कह देते हैं स्लाइटली कोनेट। हायर अप ऑन हाइपेंथियम, एंथर, डाइथिकस या बाइथिकस, डेhiscens लॉन्गिट्यूडनल, बायअपिकल पोर्स, पॉलन ग्रेन यूजुअली ट्राई कॉलपेट विथ फ्यूज्ड फरो, और इसमें जो फरो है वो फ्यूज्ड हो जाती हैं। तो जो 3 आपकी फरो दिख रही होती हैं वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं। ये एक करेक्टर यहाँ पर बढ़ गया जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। गायनोशियम, गायनोशियम जो है वो 2 to 5 यूनाइटेड कार्पल से मिलकर बना होता है, जिसको हम कंडीशन कहते हैं सिनकार्पस।
मल्टी लॉकुलर कंडीशन होती है, लॉक्यूल एज मैनी एज कार्पल, जितने कार्पल होंगे उतने ही। अब अगर 2 हैं तो 2, 3 हैं तो 3, 4 हैं तो 4, और मैक्सिमम 5 हैं तो 5 होंगे। विद 2 to many ओव्यूल्स, प्लेसेंटेशन एक्साइल होगा। अब ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं तो ये याद रखिए। रेयरली पेराइटल होता है रोडेमेनिया में पेराइटल होगा, बाकी सब में कैसा होगा, एक्साइल होगा। विद इंट्रूडेड प्लेसेंटेशन, इंट्रूडेड प्लेसेंटी सॉरी, ओवरी इंफीरियर है, कॉमन करेक्टर हो गया। और सेमी इंफीरियर, जिसको मैं बोल रहा था अगर पेरीगाइनस है तो उसको हाफ इंफीरियर या सेमी इंफीरियर भी कह सकते हैं। स्टाइल लॉन्ग होगी और कैपिटेट स्टिग्मा होगा। तो ये सारे करेक्टर हो गए जब हम बात करेंगे गायनोशियम की। और गायनोशियम क्योंकि इसमें बहुत छोटा होता है तो उसको इस तरह से अलग से दिखा पाना एक थोड़ा बहुत नामुमकिन सा काम था। बहुत मैंने सर्च किया, फिर भी कोई ऐसा फिगर मुझे नहीं मिल पा रहा है जिसमें गायनोशियम के ये सारे करेक्टर जो आप देख रहे हैं, पेराइटल तो टीएस करके आप देख लेंगे, बाकी चीज़ें जो हैं वो दिखा पाएँ, ऐसा कोई फिगर फ़िलहाल मौजूद नहीं है। मिल जाएगा तो मैं बिल्कुल उसमें किसी ना किसी दिन आपको ये वो फिगर जो है वो बता दूंगा और भेज दूंगा ताकि आप उसको स्टडी कर लें। फ्रूट, फ्रूट फ्लैशी बेरी यूजीनिया में होता है, ड्रूप बेरिंगटोनिया में होता है, कैप्सूल यूकेलिप्टस में होता है, और रेयरली वन सीडेड नट ये कैलेक्सोथ्रिक्स में होता है। तो इसमें जो कैलेक्सोथ्रिक्स तो ये बना हुआ है, एक सीड का नट है। बेरी यूजीनिया में ये दिख गया आपको, और बेरिंगटोनिया में ड्रूप होगा, यूकेलिप्टस में आप ये देख लीजिए, यूकेलिप्टस का ये फ्रूट है। एम्ब्रियो कर्व्ड होता है, ट्विस्टेड एंडोस्पर्म एब्सेंट। तो एम्ब्रियो जब दिखता है तो एंडोस्पर्म ज़्यादातर नहीं दिखता। ये एक अजीब सी बात है जो कि हमें तब पता चलती जब हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं किसी चीज़ की, कि क्यों जो है वो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जो है वो दोनों बराबर से नहीं दिखते। तो ये कभी ना कभी आप आगे पढ़ेंगे जब रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखिए, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी कुछ है, और शुरू में बताया था कि यूकेलिप्टस ऑयल होता है जो कि नीलगिरी में नीलगिरी ऑयल के नाम से बिकता है। इनहेलेंट होता है, सांस वास में जो दमे के मरीज़ होते हैं या जिनको नज़ला खांसी ज़ुकाम होता है उनके लिए बड़ा अच्छा होता है। इसके अलावा क्लोव ऑयल होता है, लौंग का तेल दाँत के दर्द वगैरह में लगाने में बड़ा इस्तेमाल होता है। टूथेक, तो इसमें दाँत के दर्द में इसका तेल लौंग का बहुत इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा ऑयल ऑफ बेरम, ये पाइमेटा रेसिमोसा है, ये भी एक तेल है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी का होता है। कैलेस्ट्रीमॉन इज़ कॉमनली ग्रोन इन ऑर्नामेंटल। कैलेस्ट्रीमॉन जो है उससे मेडिसिनल प्रॉपर्टी तो इतनी नहीं, लेकिन खूबसूरत प्लांट बहुत होता है तो इसलिए वो तमाम जगह पे लगाया जाता है। आप पार्कों में जाएंगे तो आपको कैलेस्ट्रीमॉन वगैरह बहुत लगा मिल जाएगा। गुआवा तो फ्रूट के लिए जाना ही जाता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्लोव एंड ऑल स्पाइस, जिसको पिमेंटा डायोशिया कहा गया, इनको ये इंपॉर्टेंट स्पाइस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये खाने पकाने जो मसाले होते हैं उनमें दोनों का ही इस्तेमाल ये किया जाता है। फ्रूट्स ऑफ शाइजियम कुमिनी जम्बोलाइना, जिसको जामुन कहते हैं, ये भी एडिबल हैं और इंडिया चाइना में ही आराम से ग्रो करते हैं। और ये माना जाता है कि ये डायबिटीज़ की बीमारी में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं उसको कंट्रोल करने में, और इसका सिरका वगैरह भी आता है। तो काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पर्टिकुलर फैमिली की हो गई, और कोई भी ऐसी फैमिली इनफैक्ट हमारे पास है ही नहीं जिसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ना हो। तो वो बस जिसकी नहीं है इसका मतलब कि हम उसको अभी तक डिटेल स्टडी नहीं कर पाए। जब तक नहीं कर पाए तब तक नहीं है, जिस दिन कर लेंगे उसकी भी हो जाएगी। सिस्टमेटिक एंड फाइलोजेनी इस फैमिली की क्या है, तो ऑलमोस्ट ऑल द टेक्सोनॉमिस प्लेस मिरिटेसी अंडर ऑर्डर मिरिटेल, जैसा कि हमने शुरुआती स्लाइड में देखा था। मिरिटेसी इज एलाइड टू, अब किसके किसके करीब है ये, राइजोफोरेसी, लेथायरेसी, कंबल्ट्रेसी और ओनाग्रेसी, इनके जो है वो क्लोज में जाती है। तो जब कंपैरेटिव सवाल आएंगे मिरिटेसी के तो इन फैमिलीज़ के साथ में आने की संभावना ज़्यादा रहती है जिन फैमिलीज़ की ये क्लोज एलाइड होती है। डिवाइड कर दी गई बाद में, प्लांट बहुत ज़्यादा हो गए तो फिर उसमें डिवीज़न हुआ, और एक में जो फ्रूट बेरी थे उनको डाल दिया गया सब फैमिली मेरिटोइडी में, और जहाँ पर फ्रूट ड्राई थे उनको डाल दिया गया लेप्टोस्पर्मोइडी में। तो ये दो सब फैमिली बाद में बनाई गई। अब हम बात करेंगे जो टाइप प्लांट है इसका, कैलिस्टिमॉन सिट्रीनस, जिसको बताने वाले शुरुआत में तो कर्टिस ने बताया था, बाद में उसमें इम्प्रूव करके पब्लिश किया स्किल्स ने। वर्नाकुलर नेम बॉटल ब्रश, और हिंदी में इसको मजनू का प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि इसका रुझान जो है वो हमेशा जो वाटर सोर्स है
उसकी तरफ होता है। तो जहाँ पर भी आपने प्लांट लगा दिया और उसमें जिस तरफ भी पानी होगा, चाहे वो दूरी क्यों ना हो इससे, इसका जो झुकाव है उसी तरफ चला जाएगा। तो अक्सर आप देखें कि अगर कोई कुआं है या फिर कोई पॉन्ड है और उसके आपने बीचों बीच में भी प्लांट ये लगा दिया उससे काफ़ी दूर, तब भी जो प्लांट का झुकाव है वो हमेशा पानी के सोर्स की तरफ होता है। तो पानी से इसको जो है वो बहुत ज़बरदस्त मोहब्बत होती है, उसी तरफ झुका रहता है, इसलिए इसको मजनू का प्लांट भी बोला जाता है। बहुत से लोग इसको, ये तो वैसे तो आउटडोर प्लांट है, आउटडोर में आप देख रहे हैं यहाँ लगा हुआ है, लेकिन इंडोर में भी इसका आप छोटा जो फॉर्म है वो लगा सकते हैं, जैसे कि लोग लगाते हैं गमलों में। और यहाँ पर ये इतना ज़्यादा ग्रो नहीं करता है, इसकी बराबर जो है ट्रिमिंग और कटिंग करनी पड़ती है, तो इंडोर प्लांट की तरह भी इस्तेमाल में आता है। हैबिट देख लीजिए, इसकी हैबिट जो है वो लार्ज ट्री है, तो ये दिख ही रहा है, काफ़ी लंबा ट्री आपको दिख ही रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टेम हो गया। और इसका भी आप झुकाव देखिए कि ये इस तरफ टिल्ट है, ये इधर तो सड़क है, इधर ये घर है, तो घर में कहीं ना कहीं पानी कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा ही, ये तो ये इस तरफ ये झुका जा रहा है। लीफ की बात करें तो सिंपल है, अल्टरनेट है, एक्स स्टिपुलेट है, सबसेसाइल है, लेंसियोलेट है और ग्लैंड होती हैं, ये तो कॉमन करेक्टर हो गया। तो लीफ आप यहाँ देख लीजिए, सिंपल है, तो सिंपल तो हमें दिख ही रही है इस तरह से, ये कहीं कटी फटी नहीं है इसकी मार्जिन। अल्टरनेट है, एक के बाद एक निकल रही है, तो एक ये नीचे से यहाँ निकली और एक यहाँ से निकली, तो ये दूरी हो गई। हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं होती कि हम यहाँ बनाएं, इतनी दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो अगर एक यहाँ से निकली है तो अगली यहाँ से निकली होगी, फिर इसकी अगली यहाँ से निकलेगी और उसकी अगली यहाँ से निकलेगी, तो ये अल्टरनेट हो गया। एक्स स्टिपुलेट स्टिप्यूल नहीं होता, यहाँ पर किसी तरह की कोई रचना नहीं बनती। सबसेसाइल का मतलब कि जो इसका स्टॉक है वो बहुत छोटा सा है, लगभग हमें लगता है कि ये स्टेम से ही जुड़ी हुई है डायरेक्टली और इसमें कुछ नहीं है, तो सिर्फ इतना पार्ट है। लेकिन आप देखेंगे, थोड़ा गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ज़रा ज़रा सी जो स्टॉक है वो छोटी सी स्टॉक है, बहुत लंबी स्टॉक नहीं होती, उसको कहते हैं सबसेसाइल। लेंसियोलेट जो इसका शेप है वो भाले के जो ऊपर का हिस्सा होता है वैसा बना हुआ है, तो लेंसियोलेट हो गया। और ग्लैंड इसमें होती हैं, अगर आप इसको बहुत बारीकी से देखेंगे तो आपको ग्लैंड, डॉटेड ग्लैंड दिख जाएंगी। और ये फैमिली का करेक्टर है। इन्फ्लोरेसेंस लॉन्ग पेंडेंट स्पाइक, ये बिल्कुल आप देखिए, ये बीच में इसका जो स्टेम है जो ग्रो कर रहा है फ्लावरिंग शूट की तरह, और इनके दोनों तरफ आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग पेंडेंट स्पाइक। तो बहुत करेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस इसका इनफैक्ट, और इसी वजह से बॉटल ब्रश नाम पड़ा हुआ है। यहाँ पर भी आप पत्तियों को देख सकते हैं, और पत्तियाँ आप देखिए कि बिल्कुल लग रहा है कि स्टेम से ही जुड़ी हुई हैं और इसमें स्टॉक नहीं है, लेकिन जब आप तोड़ेंगे उसको तो आपको दिखेगा कि ये छोटा सा एक स्टॉक यहाँ पर पिट्योल होता है। तो कंडीशन सेसाइल ना होकर सब सेसाइल हो जाएगी। फ्लावर ब्रैक्टिएट होगा, सबसेसाइल होता है, लीफ भी सबसेसाइल है तो फ्लावर भी सबसेसाइल है, कंप्लीट होता है, चारों चीज़ें मौजूद हैं, हर्माफ्रोडाइट है, दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, एक्टिनोमॉर्फिक है, पेंटामिरस है, एपिगाइनस है। और यहाँ पर हाइपोगाइनस नहीं लिखा जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, एपिगाइनस लिखा, इसका मतलब ओवरी जो है इन्फीरियर हो गई। क्रिम्सन येलो और रेड कलर, दो कलर होते हैं, रेड कलर का भी होता है और क्रिम्सन येलो भी होता है। यहाँ आप रेड वाला देख रहे हैं, ये रेड वाला देख रहे हैं। तो ऊपर से आप देखेंगे तो इस तरह से आपको ये नज़र आता है पूरा। तो सिर्फ जो चीज़ें दिखती हैं वो क्या दिख रही हैं, ये तो बड्स आपको दिख रही हैं, छोटी छोटी बड्स दिख रही हैं जो अगली बनेंगी, क्योंकि स्पाइक है तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा ये। और ये कुछ आपको इसमें पेटल्स दिख रहे हैं यहाँ पर जो वाइट कलर के हैं, और बाकी जो दिख रहा है वो सब एंड्रोशियम दिख रहे हैं। कैलेक्स 5 सेपल्स फ्यूज्ड इम्ब्रिकेट, यहाँ देख सकते हैं ये बने हुए हैं, 1 2 पीछे 3 4 5, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है और नीचे से ये फ्यूज्ड होते हैं। कोरोला 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस फ्री होंगे। तो ये तो यहाँ तो आपको ये वाला तो पार्ट आपको किसका दिख रहा है, ये कैलेक्स का दिख रहा है, और ये जो ऊपर के दिख रहे हैं ये क्या दिख रहे हैं, कोरोला दिख रहे हैं। इम्ब्रिकेट होंगे और कुनकुंचिल एस्टिवेशन होगा इनका। और बाकी ये सब रेड आपको जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे, इसमें जो प्रोमिनेंट है वो वही है, एंड्रोशियम ही है इसमें। एंड्रोशियम स्टेमन न्यूमरस, हम जान चुके अच्छी तरीके से न्यूमरस हैं।
फिलामेंट्स लॉन्ग हैं, लॉन्ग लॉन्ग फिलामेंट्स आपने देख ही लिए, ब्राइट रेड कलर के हैं, यूनाइटेड एट द बेस, ये बात पीछे हमने बता दी थी। और इस तरह से यूनाइट होकर ये क्या बनाते हैं, स्टेमिनल शीट बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखना है, स्टेमिनल शीट बनाते हैं यूनाइट करके। डाइथिकस होते हैं, डॉर्सीफिक्स्ड होते हैं, इंट्रोज होते हैं। ये भी लर्न करने वाले करेक्टर हो गए। गायनोशियम ट्राई कार्पलरी होते हैं। अगर हम उसको देखेंगे यूं काट के टीएस, तो इसमें आपको ये 3 कार्पल नज़र आएंगे। मैनी ओव्यूल्स इन ईच लॉक्यूल। सिन ट्राई कार्पलरी, सिनकार्पस तो ये जुड़े हुए हैं तो दिख ही गया। अगर हम इनको अलग अलग भी बना देंगे तो इस तरह से बन जाएंगे, लेकिन सब ये जुड़े हुए होंगे आपस में। तो सिनकार्पस, ट्राई कार्पलरी। इन्फीरियर, क्योंकि इसमें फ्लावर जो है वो उसकी पोजीशन इस तरह की है कि ओवरी नीचे आ जाती है, इसलिए इन्फीरियर हो गई, एपिगाइनस फ्लावर हो गए। ट्राइलोकुलर, ये 3 कार्पल भी हैं और 3 लॉक्यूल भी हैं। तो ये कॉमन चीज़ है कि जितने कार्पल हैं उतने ही लॉक्यूल भी हैं। मैनी ओव्यूल इन ईच लॉक्यूल, और बहुत हर लॉक्यूल में बहुत से ओव्यूल्स होंगे। एक्साइल प्लेसेंटेशन है, एक्सिस से निकलता हुआ प्लेसेंटेशन है, तो ये यहाँ पर सीड्स लग रहे होंगे। ये बात हुई गायनोशियम की। और यहाँ पर गायनोशियम आपको इस तरह का दिखता है, क्योंकि ये तभी दिखेगा जब बाकी चीज़ें आप हटा देंगे, और सब चीज़ लगी हुई है तो उसमें गायनोशियम को देखना लगभग असंभव सा काम है। फ्रूट देख लीजिए, इसमें आपको ये कार्पल्स भी नज़र आ रहे हैं हल्के फुल्के। एक ये दिख रहा है, एक एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। तो ये ट्राई कार्पलरी फ्रूट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो वहाँ देख रहे थे उसी को अगर हम एकदम टॉप व्यू में देखें तो हमें फ्रूट भी दिख जाता है। और इसमें हर लॉक्यूल में कई एक सीड्स होते हैं, तो वो सीड जो हैं फिर वो रिलीज़ हो जाते हैं इसी तरह से, क्योंकि ये कटोरी की तरह बना हुआ है और ये अपने आराम से डिस्पर्सल हो जाता है। प्लांट ऊंचे होते हैं तो हवा के ज़रिए मेनली जो है वो डिस्पर्सल सीड्स का अच्छा होता है। फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम की बात करें तो ब्रैक्टिएट है, ये दिख गया हमें ब्रैक्टिएट। एक्टिनोमॉर्फिक है, बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये ऐसे भी बराबर बटेगा और ऐसे भी बराबर बटेगा। K5 है, ये हमें नज़र आ रहे हैं K5, 1 2 3 4 5। कैसा इसमें दिख रहा है आपको, एक ये अंदर की तरफ है, एक ये अंदर बाहर है, ये पूरा बाहर है, और ये अंदर की तरफ है और ये पूरा बाहर है। C5, सी भी आपको ये 5 दिखाई पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 और 5 अल्टरनेट करते हुए। ए की तो बात हो ही गई थी कि क्या है, ये न्यूमरस हैं, लेकिन बेसली फ्यूज्ड हैं, बेसली कोनेट हैं। तो ये आपको ये सब दिख रहे हैं जितने भी यहाँ पर हम देखें, ये सब तो आपको दिख रहे हैं स्टेमेंस, और ये इनके वो दिख रहे हैं फिलामेंट। और फिलामेंट जो है वो ये जो लाइन बनी हुई है गोला, ये दिखा रहा है फ्यूज़न इनका। तो ये जो फ्यूज़न हो गया, इस तरह की लाइन बनी हुई है ना जिसके अंदर आप ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं, तो ये फ्यूज़न दिखा रहा है किसका फ्यूज़न, एंड्रोशियम का। ये फ्यूज़ करके ये पूरी एक ट्यूब बना लेते हैं, और ये ट्यूब बनती है किसके चारों तरफ, गायनोशियम के, जो कि कैसा है, आपको यहाँ पर ये कार्पल्स नज़र आएंगे। एक दो तीन, और यहाँ पर इसकी एक्सिस से ही आपको ओव्यूल निकलते हुए बहुत से दिखाई पड़ रहे हैं, जो वाइट वाइट आपको दिख रहे हैं ये सब ओव्यूल है, ये कार्पल है। तो ये हो गया इसका पूरा फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम। G3 है तो G3 दिख ही गया, और हमें ओवरी, क्योंकि फ्लावर एपिगाइनस था तो ओवरी में हमेशा जो है ये ऊपर की तरफ लगाया जाता है निशान, इसका मतलब हो गया ओवरी इन्फीरियर। तो ये सिंपल सी बात हो गई। ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट है, K5 हैं, जुड़े हुए हैं, और कभी कभी जुड़े नहीं भी होते हैं। तो जुड़े में दिखाने के लिए बस यहाँ पर आपको ये करना पड़ेगा, अगर जुड़े दिखा रहे हैं तो यूँ आया आप ऐसे बना दें, डॉट डॉट करके यूँ ऐसे ऐसे बना देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये जुड़ा हुआ दिखाते हैं। तो कैलेस्टेमॉन की कई एक स्पीशीज़ हैं, किसी में जुड़े हो जाते हैं और किसी में जुड़े हुए नहीं होते। तो आपको जैसे दिखें आप दिखाइएगा, अगर जुड़े ना दिखें तो आप ये ब्रैकेट नहीं लगाइएगा। C5 हो गए, और इनफाइनाइट हो गए, बेसिली फ्यूज्ड हो गए, G3 हो गए, और इन्फीरियर ओवरी हो गई।
तो बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में बेसिकली क्या होता है कि वैसा ऑर्नामेंटल प्लांट है तो बहुत ज़्यादा लकड़ी वगैरह के लिए तो इस्तेमाल किया नहीं जाता है, लेकिन तमाम जगह पर जो है वो इसका मेडिसिनल यूज़ होता है, जैसे कि एज अ डायूरेटिक। और ये डायूरेटिक का मतलब है किडनी से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं जिसमें जो यूरिनेशन है वो प्रॉपर नहीं होता, तो उसके इलाज के लिए उसका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो सही से फंक्शन करे, उसमें इसको दिया जाता है प्लांट को। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं उनमें जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं पर्सनल हाइजीन से जुड़ी हुई, वहाँ पर भी कई ऐसे फॉर्मुलेशन हैं जहाँ पर इस प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो इनकंसिस्टेंट यूरिनेशन होता है, जब बच्चे जो हैं वो बिस्तर में ही जो है सुसु कर देते हैं, तो उनको भी रोकने के लिए होम्योपैथिक दवाई आती है इसी पर्टिकुलर प्लांट से बनी हुई, जो उनको दी जाती है और इससे उनकी जो ये ख़राब आदत होती है वो दूर हो जाती है। जमैका जो कि वेस्ट इंडीज़ जिसको आप जानते हैं उसका एक द्वीप समूह है जमैका, और कंट्री भी है, उसमें जो है इसको चाय की तरह इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा चाय तो पीते ही पीते हैं, साथ में जो है वो गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया और स्किन इन्फेक्शन इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। इंडिजिनस पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा ये मिलता है प्लांट और वहीं पर इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है। जो जो ट्राइबल है वहाँ के, इंडिजिनस पीपल का मतलब हो गया जो ट्राइबल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इसके जो बॉटल ब्रश के फ्लावर्स होते हैं, जो मतलब आपने अभी तक देखे हैं ना कि फ्लावर्स के क्या क्या कंपोनेंट तो कैसे पहचानते हैं, तो उसको ले लेते हैं और उसको एनर्जी ड्रिंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल एनर्जी ड्रिंक की तरह। बॉटल ब्रश इसेंशियल ऑयल इज यूज इन हार्मोनाइज अ रूम और हाउस, ब्रिंगिंग ट्रंकल हीलिंग वाइब्रेशन। और इसके अलावा जो है इससे जो रूम स्प्रे वगैरह हुए हैं उसको भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनमें टर्पीन्स और कुछ एल्कोलाइड्स वगैरह होते हैं जिनकी खुशबू थोड़ी सी बहुत पॉजिटिव टाइप की होती है, और वो अच्छा वाइब्रेशन जहाँ पर हम रह सह रहे हैं वहाँ पर आ जाए, इसके लिए उसको रूम स्प्रे में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत यूज़ हैं इसके, अभी आगे देखते हैं। इकोलॉजिकल यूजेस की बात करें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा कि हमने अभी लास्ट फैमिली रूटेसी पढ़ी थी, और वहाँ पर रूटेसी में एक प्लांट पढ़ा था जिसको हमने यूज़ किया था एज एन हेज। हेज का मतलब है कि जो नेचुरल प्लांट के ज़रिए जो दीवारें वगैरह बना दी जाती हैं, तो उस तरह से भी इस पर्टिकुलर प्लांट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको अगर हम श्रबी जो हैबिटेट है, हैबिट इसका मेंटेन रखें और इसकी जो हाइट है वो ना बढ़ने दें, तो ये बिल्कुल उसी तरह से काम आ जाता है जैसे कि हमारे जो रूटेसी के मेंबर हैं वो काम आते हैं। और वहाँ पर हमने देखा था कि उसकी मदद से हमने हेजिंग कर दी थी, तो यहाँ पर भी एज एन हेज इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम जो लैंडस्केपिंग वगैरह होती है गार्डन्स की और पूल्स की और होटल्स की मोटल्स की, वहाँ पर इसको हम उस तरह से हैच के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वुड इज़ हार्ड, हैवी, टफ, क्लोज ग्रेन्ड बट टू स्मॉल फॉर इकोनॉमिक यूज़ एंड यूज़ फॉर टूल हैंडल्स। और लकड़ी इसमें होती है, सब कुछ अच्छा है, हार्ड भी है, हैवी भी है, टफ भी है, ग्रेनिंग भी उसकी क्लोज है, लेकिन इकोनॉमिक यूज़ उसका नहीं हो पाता क्योंकि जो उसका डायामीटर है वो छोटा होता है। तो अगर डायामीटर बड़े बड़े होते हैं तब तो उससे अच्छे अच्छे फर्नीचर बन जाते हैं, लेकिन अब जब डायामीटर ही इतना छोटा है तो इससे हम क्या बनाएंगे। तो जो भी यूज़ होता है वो सिर्फ क्या है कि जो कुछ छोटे छोटी चीज़ें सामान होते हैं उनके हैंडल्स बनाने में इसकी लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि बाकी सब चीज़ें बड़ी अच्छी हैं लेकिन उसकी जो डायमीटर है स्टेम का वो उतना अच्छा नहीं है जिससे बड़ी फर्नीचर या और भी चीज़ें लकड़ी की बनाई जाएँ। तो हैंडल्स के अलावा और इतना यूज़ इतना ज़्यादा नहीं है। इट इज़ ऑल्सो यूज एज यूज फॉर फ्यूल। और फिर फ्यूल की तरह तो कोई भी लकड़ी, आप किसी भी पेड़ की लकड़ी जला लीजिए फ्यूल की तरह तो वो जली जाएगी, तो इसको भी लोग फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। अब वैरायटीज़ इसकी बहुत सी हैं, जैसे मैंने बताया था फ्लोरल डायग्राम के वक्त में कि कुछ में जो है वो कहीं कहीं कोनेशन हो जाता है, जुड़ जाते हैं जो सेपल्स हैं, और कुछ में नहीं जुड़ते। तो इसमें जो कुछ वैरायटीज़ हैं उनके जो नाम हैं और जो बॉटनिकल नेम है और साथ साथ जो उनके लोकल नेम है वो आप देख लीजिए। कैलिस्टिमॉन ब्रैकिएंड्रस, इसका जो लोकल नेम है प्रिकली बॉटल ब्रश, इसमें थोड़ा सा कांटे से होते हैं। कैलिस्टिमॉन सिट्रीनस, तो ये तो ब्रैकी एंड्रस हो गया। कैलिस्टिमॉन सिट्रीनस क्रिम्सन बॉटल ब्रश जिसके बारे में हमने पढ़ा। कैलिस्टिमॉन फॉर्मोसस, ये किंगा रॉय बॉटल ब्रश है। कैलिस्टिमॉन पैलिडस, इसको लेमन बॉटल ब्रश कहते हैं। कैलिस्टिमॉन पिटोइडिस, इसको अल्पाइन अल्पाइन एरिया में उगता है, अल्पाइन बॉटल ब्रश कहते हैं। कैलिस्टिमॉन सैलिग्नस, इसको विलो बॉटल ब्रश कहते हैं।
और कैलिस्टिमॉन सुबुलेटस, इसका कोई ऐसा कभी कॉमन नेम फ़िलहाल नहीं है। कैलिस्टिमॉन विमिनालिस, इसको वीपिंग बॉटल ब्रश कहते हैं। इसको देख कर लगता है झाड़ियाँ वाड़ियाँ इसकी ऐसी हो जाती हैं, ऊपर से इतना ज़्यादा गिर जाता है हर तरफ से कि लगता है कि रो रहा है, तो इसको बोल देते हैं वीपिंग बॉटल ब्रश। तो इन सब को आप कभी भी जो है इनको सर्च करिए इंटरनेट पे और इनका जो हैबिट है वो देखिए, तो आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा कि क्यों इनके ये जो कॉमन नेम है वो डाले गए हैं। तो ये थोड़ा सा काम आपका भी होगा जिसको आपको करना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये आज का जो लेक्चर था फैमिली लिटरेसी के बारे में वो समाप्त होता है। और यहाँ पर जो भी अब आपके क्वारीज हों वो आप पूछ लीजिए, और जहाँ जहाँ लगता है कि आपने कुछ अच्छे पॉइंट्स इसके नोट किए हैं जब ये बताया जाता है, तो उस वक्त कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कुछ ना कुछ आप इसमें से नोट करते रहें, जिससे कि ये भी पता चले कि कितना आप समझ पा रहे हैं। और फिर हम ये पूछें आपसे कि भाई क्या आपने पूछे समझा, तो हमें भी पता चले कि हाँ ठीक है, हमें भी इम्प्रूव करना है या आपको इम्प्रूव करना है, या हो सकता है दोनों को इम्प्रूव करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई चीज़ ख़त्म होती है, कोई भी लेक्चर ख़त्म होता है, तो उसके बाद जो हमारा आपस का जो सवाल जवाब का दौर है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। क्योंकि ये तो वीडियो है, ये तो आपने देख लिया और हमने आपको यहाँ पर दिखा भी दिया, साथ साथ में जो चीज़ें हैं उसकी वो भी सब बात हो गई। लेकिन अब आपने कितना सीखा, कितना जाना, ये हम तभी जान पाएंगे जब आप मुझसे सवाल करेंगे या फिर हम आपसे सवाल करेंगे। तो अब इसके बाद जो भी होना है वो फिर आपके सवाल और मेरे जवाब, या फिर मेरे जवाब और मेरे सवाल और आपके जवाब। तो जो आपको पूछना है पहले आप पूछ लीजिए, उसके बाद फिर मैं पूछूंगा इसमें से। ओके, थैंक यू।